बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हमने बोर्ड के पेपर्स में बार बार आने वाले सवालात को सोल्व करना है। उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है x का स्केयर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। हमने इसको म्यारी शक्ल में लिखना है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जी, अब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम के तरीके से इसको सोल्व करने का ये भी मेथड है कि हम इन वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x² प्लस 4 के साथ, दरमियान वाला माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये आ जाएगा 3x। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21। तो डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम लेने का एक मेथड जो मैंने सोल्व किया है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और इसको सोल्व करने का एक दूसरा मेथड भी होता है, आप उसको उस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई कर देना है x² प्लस 4 के साथ, दरमियान वाला माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने x के साथ, और ये आ जाएगा 3x, और नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है नीचे वाली के साथ, तो ये हो जाएगा 3 7 21, और इस 1 को हम एज इट इज़ दोबारा उतार लेंगे। उसके बाद अब हम 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों के साथ। 7 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7x² प्लस 7 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7 4 28 माइनस 3x जो है वो एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा, इज इक्वल टू 21 यहाँ डिनोमिनेटर में है, डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पर अगर इसको ले जाएंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 7x² एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21। अब इस 21 को हम लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे, लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 7x² प्लस 28 माइनस 3x। अब यहाँ पर 21 प्लस में है, जब ये लेफ़्ट साइड पर आएगा तो 21 माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो एक जैसी टर्म्स हैं वो मज़ीद आपस में सॉल्व हो जाएंगी। 7x², अब 3x वाली एक ही टर्म है, तो ये 3x किसी के अंदर भी प्लस या माइनस नहीं होगा, 3x हम एज इट इज़ दोबारा लिखेंगे, और प्लस 28 और माइनस 21 ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, दोनों बगैर x वाली टर्म्स हैं, यानी कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगी। इन दोनों टर्म्स का साइन डिफरेंट है, एक टर्म प्लस की है, एक टर्म माइनस की है, तो जब दो नंबर्स के साइन चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो वो नंबर आपस में माइनस हो जाते हैं। तो 28 और 21 को जब हम माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 7, और पॉजिटिव 7 आएगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा नंबर 28 था, तो बड़े नंबर वाला साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 0 एंड -3। हमने क्या करना है, दो दर्जी मसावात बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट्स हमारे पास है 0 और -3। तो हमने इन रूट्स के साथ क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है x का स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पर s की वैल्यू की ज़रूरत है और p की वैल्यू की ज़रूरत है। तो s की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, हमें जो दो रूट्स गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, हमने उन रूट्स को प्लस कर देना है, प्लस करने से उन दोनों का सम आ जाएगा, यानी हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। तो रूट्स हमारे पास एक 0 है और एक -3 है, तो 0 को हम ऐड कर देंगे -3 के अंदर, 0 को प्लस करेंगे -3 में, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस 3। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती,
तो -3 आ जाएगा इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास। नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हम 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ, तो जो दो रूट्स हमें गिवन थी उन रूट्स को हम प्लस भी कर रहे हैं जिससे हमें s का आंसर मिलेगा। उन्हीं दो रूट्स को हम जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी उनको हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं जिससे हमें प्रोडक्ट का आंसर मिलेगा। अब 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो उसको 0 कर देता है। अब s का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है -3 और p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे जिससे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो अब s और p की वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे तो x² माइनस s की वैल्यू हमारे पास क्या है कि -3, तो s की जगह आ जाएगा -3, x वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा प्लस p की वैल्यू है हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इस फार्मूले के अंदर s और p की वैल्यू को पुट कर दिया। अब हम इसको मज़ीद सोल्व करेंगे। x का स्क्वायर माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +3x और 0 को आगे हम लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इन दो रूट्स की मदद से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो होगी हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, जुज़वी कसूर में तहलील करें x ओवर x प्लस a इंटू x माइनस a। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को उतारेंगे x ओवर x प्लस a इंटू x माइनस a। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, एक लीनियर फैक्टर हम a के नीचे लिखेंगे, लेट a ओवर x प्लस a प्लस दूसरा फैक्टर हम b के नीचे लिखेंगे b ओवर x माइनस a। ये दोनों हमारे पास लीनियर फैक्टर है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, इस फैक्टर में भी x की पावर 1 है। तो यहाँ पर क्योंकि x की पावर 1 है तो ऊपर अननोन भी 1 आएगा, यहाँ पर भी x की पावर 1 है तो अननोन भी ऊपर 1 आएगा। तो हमने सबसे पहले इसको सपोज कर दिया है कि ये वाली फ्रैक्शन इन फ्रैक्शंस के अंदर रिजॉल्व होगी। तो इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब ये जो वैल्यू है लेफ्ट साइड पे x प्लस a और x माइनस a, ये हमारा एलसीएम होगा। अब हम इस एलसीएम से सारी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस a x माइनस a ऑन बोथ साइड्स। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को तीनों फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये दोनों फैक्टर्स इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों फैक्टर्स के साथ ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x, आगे आ जाएगा इज इक्वल टू। उसके बाद जब ये दोनों फैक्टर्स इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस a से x प्लस a कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से a बच जाएगा और नीचे से हमारे पास आ जाएगा x माइनस a। तो ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू एक्स माइनस a प्लस, अब यही दोनों फैक्टर जब इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस a से x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से हमारे पास बच जाएगा b और नीचे से आ जाएगा x प्लस a। तो ये हमारे पास बन जाएगा b इंटू एक्स प्लस a। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। सबसे पहले हम एक फैक्टर लेंगे x माइनस a, कोई भी इन दोनों में से एक फैक्टर लेके इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, माइनस a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव a हो जाएगा, माइनस a वहाँ जाकर प्लस a हो जाएगा। तो x की वैल्यू बन जाएगी a। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह हम a पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर a आ जाएगा इज इक्वल टू
ए, यहाँ भी x की जगह पर a आ जाएगा, a माइनस ए प्लस b, यहाँ भी x की जगह पर a आ जाएगा, a प्लस a। यहाँ से हमारे पास a एज इट इज़ दोबारा आ जाएगा। a में से a माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। 0 की वजह से ये पूरी टर्म ही 0 बन जाएगी। प्लस यहाँ पर a में a जब प्लस करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, b इंटू 2a। अब हमारे पास नेक्स्ट a को हम एज इट इज़ दोबारा उतार देंगे और 2a को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab। अब यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2a जो है वो b में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर 2a डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास a ओवर 2a इज इक्वल टू b। क्योंकि 2a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो गया। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, तो जब ये पूरा कैंसिल होता है तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1। अब बास बच्चे क्या गलती करते हैं, ऊपर जो है वो 1 नहीं लगाते और b इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो जब बटे के ऊपर 1 आ रहा हो, उस ऊपर वाले 1 को लाजमी लिखा जाता है। तो इस तरह b का रिजल्ट आ जाएगा 1 ओवर 2। अब यहाँ से पहले हमने x माइनस ए को यूज़ किया इज इक्वल टू 0। अब हम यूज़ करेंगे x प्लस ए को, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस ए इज इक्वल टू 0, प्लस का a वहाँ जाके बन जाएगा माइनस का a, x की वैल्यू बन जाएगी माइनस a। अब इस x की वैल्यू को भी हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन 2। इस वैल्यू को भी हम इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर आ जाएगा माइनस ए, तो x की वैल्यू x की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर माइनस ए। तो इधर हम पुट करेंगे माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास a है, इधर भी x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस ए प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास है b x प्लस a था, तो यहाँ पर भी हम x की वैल्यू माइनस ए पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा b माइनस ए एंड प्लस a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b माइनस ए एंड प्लस a। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने माइनस a पुट कर दिया है। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए इज इक्वल टू a। अब माइनस ए में जब माइनस ए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2a प्लस, यहाँ से क्या होगा प्लस b से माइनस b कैंसिल होगा, जिससे ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। अब माइनस a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस 2a इंटू a, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 2a a में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर ये जाकर डिवाइड हो जाएगा a ओवर 2a इज इक्वल टू a। यहाँ पर भी a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा। इस 1 को ऊपर लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से a का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2। तो b का रिजल्ट भी हमारे पास ये निकला था 1 ओवर 2 और a का रिजल्ट भी हमारे पास यही आ जाएगा 1 ओवर 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। जी, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 ओवर 2, b की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास 1 ओवर 2। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इसके अंदर जो है वो हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर 2 ओवर x प्लस a, प्लस b की वैल्यू भी थी 1 ओवर 2 ओवर x माइनस a। अब ये जो नीचे वाला 2 है ये यहाँ आ जाएगा, ये जो बटे में 2 है ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस ए, और प्लस यहाँ से भी 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन फ्रैक्शन थी वो एज इट इज़ दोबारा आ जाएगी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारी जो ये फ्रैक्शन है वो इन पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर रिजॉल्व हो चुकी है। जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन
बजरिया तज्ज़ी हल करें। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन, एक मसावात दी हुई है, इसको हमने फैक्टराइज करके सॉल्व करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एज इट इज़ दोबारा उतारेंगे। 3y² y इंटू वाई माइनस 5। अब दोबारा हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3y²। ये जो y है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। y को जब y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y² माइनस y को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5y। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दोनों टर्म्स हैं इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे और इन दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से 3y² दोबारा आ जाएगा, यहाँ पर प्लस y² जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा -y², और -5y भी जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा +5y = 0। अब ये सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पे इकट्ठी हो चुकी हैं, तो यहाँ पर जो पहली दो टर्म्स हैं y² वाली, ये एक जैसी टर्म्स हैं, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज है, एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है। तो जब दो टर्म्स के साइन चेंज हो तो वो दोनों वैल्यूज़ माइनस हो जाती हैं। तो 3 में से ये 1 माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y² और प्लस का 2y² आएगा क्योंकि इन दोनों में से बड़ी टर्म प्लस वाली थी। उसके बाद हम प्लस का 5y दोबारा उतार लेंगे = 0। अब हमारे पास ये दो टर्म्स बन चुकी हैं और हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो जब दो टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी तो हम इसमें से ये देखेंगे कि इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो y जो है वो दोनों को कट कर रहा है, y दोनों के अंदर वेरिएबल सेम आ रहा है, कोई टेबल इन दोनों को कट नहीं करता। 2 के टेबल में 2 आएगा लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, और 5 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 5 का टेबल के अंदर 2 नहीं आता। तो टेबल कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन वेरिएबल जो y है वो दोनों के अंदर आ रहा है। तो इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेंगे। इस y को जब इस y से कट करेंगे तो 2 भी बच जाएगा हमारे पास और एक y रह जाएगा, प्लस इस y से जब ये वाला y कैंसिल होगा तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा 5। तो y ने क्या किया, इन दोनों में से एक एक y कैंसिल कर दिया इस y ने। तो y से y कैंसिल हुआ तो 2y बच गया, प्लस यहाँ से y कैंसिल हुआ तो यहाँ से 5 रह जाएगा = 0। अब इन दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इधर या तो y जो है पहला फैक्टर y = 0 हो जाएगा, या फिर 2y + 5 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मज़ीद y की वैल्यू फाइंड करेंगे, +5 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा +5, वहाँ जाकर -5 हो जाएगा, और 2 जो है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो y = आ जाएगा -5/2। इस तरीके से ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट इसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे। सोल्यूशन सेट डियर स्टूडेंट, जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन सेट लाजमी बनाएंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास y के दो आंसर आ चुके हैं, एक है 0 और दूसरा है -5/2। तो जब भी क्वेश्चन आएगा डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना, तो आपने लास्ट में उसका सोल्यूशन सेट लाजमी मेंशन करना है। जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए बी। हमारे पास एक सेट ए बी है जिसके हमने तमाम तहती सेट लिखने हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमें ये भी पता होना चाहिए कि सबसेट क्या होता है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने दो सेट लिखता हूँ। एक सेट मेरे पास है 1 और 2, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 और 2। एक दूसरा सेट मैं आपके सामने लिखता हूँ 1 2 3। तो अब सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के अंदर मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए सेट जो है वो सेट बी का सबसेट है। यानी अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर आ रहे हों तो हम ये कहते हैं कि एक सेट जो है पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है। इसी तरीके से हमारे पास जो इस क्वेश्चन के अंदर सेट गिवन है तो वो हमारे पास है ए बी। अब हम इसके सबसेट्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे सबसेट्स की। तो इसके
कितने सबसेट्स बन सकते हैं? इसके टोटल 4 सबसेट बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। अगर हमारे पास सेट के अंदर 2 एलिमेंट हों तो उसके 4 सबसेट बनेंगे, और अगर सेट के अंदर 1 एलिमेंट हो तो उसके 2 जो है वो सबसेट्स बनते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा सबसेट होगा वो होगा एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद हमारा एक सबसेट बनेगा ए, अगला सबसेट बनेगा बी, और फिर हमारे पास जो सबसेट बनेगा वो बनेगा ए बी। अब डियर स्टूडेंट्स, जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। अब ए जो है ये पूरे का पूरा जो सेट है ये भी इसके अंदर मौजूद है, बी जो पूरे का पूरा सेट है ये भी इसके अंदर मौजूद है, और ए बी जो सेट है वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से टोटल इसके 4 सबसेट, 4 तहती सेट बन जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बार बार बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन x की 3 प्लस x की 2 माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हमने तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हुए हासिल किस्मत और बाकी मालूम करना है इन 2 वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, तरकीबी तकसीम या फिर सिंथेटिक डिवीजन कैसे की जाती है, तो उसके लिए हमारे पास 2 पॉलिनोमियल जो हैं उसमें से जो बड़े वाला पॉलिनोमियल है सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट को उतारेंगे। तो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल्स के अंदर टर्म्स मुकम्मल हैं, क्योंकि x की 3 के बाद अगली जो टर्म है वो x की 2 वाली होनी चाहिए, x की 2 के बाद अगली टर्म x की पावर 1 वाली होनी चाहिए, और नेक्स्ट टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर तमाम टर्म्स मुकम्मल हैं, तो हम इनके कोफिशिएंट्स को उतार लेंगे। तो सबसे पहले x की 3 है, x की 3 के स्टार्ट वाला जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास होगा 1। x की 2 के स्टार्ट वाला जो कोफिशिएंट है वो भी है हमारे पास 1। उसके बाद x की पावर 1 वाला कोफिशिएंट है -3, माइनस आप लोगों ने लाजमी उतारना है, -3 आ जाएगा, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 2, तो 2 भी आपने उतार लेना है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसको डिवाइड किस पे करना था? x माइनस 2 पे डिवाइड करना था। तो x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, और माइनस का 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? +2। तो अब हम इसको +2 पे मज़ीद डिवाइड करेंगे सिंथेटिक डिवीजन में। तो यहाँ से हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 2 से कैसे इसको डिवाइड करेंगे? ये जो पहला हमारे पास वैल्यू 1 है, इस पहले नंबर को हम सेम उतारेंगे। अब इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2, फिर इस 2 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। अब दोबारा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा। इस 6 में से अब 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। इस 2 को दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। अब 6 के अंदर 2 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। अब ये जो लास्ट वाला नंबर होगा ये हमारे पास रिमाइंडर होगा, या फिर हम इसको बाकी कहेंगे। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें आ चुकी हैं, कोशिएंट आ चुका है। कोशिएंट हमारे पास है Q ऑफ x। कोशिएंट को हम कहते हैं हासिल किस्मत। तो हासिल किस्मत हमारे पास यानी कोशिएंट क्या आ जाएगा? तो ये जो पॉलिनोमियल था ये हमारे पास x की 3 से स्टार्ट हो रहा था, तीसरी डिग्री से स्टार्ट हो रहा था। तो जो हमारे पास कोशिएंट या हासिल किस्मत आएगा वो इससे 1 डिग्री कम हो जाएगा, यानी x की पावर 2 से स्टार्ट होगा। तो इसके साथ हम 1 के साथ लगा देंगे x की पावर 2, और 3 के साथ +3 के साथ लगा देंगे x की पावर 1, और ये जो 3 होगा ये कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हमारा कोशिएंट बन जाएगा x की 3 + 3x + 3, और ये जो हमारे पास 8 है ये 8 जो है वो रिमाइंडर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। रिमाइंडर को बाकी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम सिंथेटिक डिवीजन करके 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके कोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनको हम अच्छे से समझेंगे। तो इन 3 डेफिनेशंस में से भी एक डेफिनेशन जो है वो बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। डिफाइन राइट एंगल
राइट एंगल की हम डेफिनेशन करेंगे तो राइट एंगल जो है वो 90 के डिग्री को कहा जाता है। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो उसको हम कहते हैं राइट एंगल। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो इसको हम कहते हैं राइट एंगल। तो सबसे पहले हम इसकी अब डायग्राम भी बनाएंगे। डायग्राम डियर स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल नीट करके बनानी है स्केल से। तो 90 डिग्री की जो शेप होती है ये हमारे पास एल शेप होती है। तो आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन करने के बाद इसकी डायग्राम लाजमी मेंशन करनी है AOB। अब ये जो एंगल हमारे पास होगा ये 90 डिग्री होगा। तो जब पेपर में डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने डेफिनेशन भी करनी है और डेफिनेशन के साथ साथ उसकी डायग्राम भी आप लाजमी बनाएंगे। अगली डेफिनेशन है डिफाइन एक्यूट एंगल। वो एंगल जो 90 से कम होता है उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, एन एंगल which is less than 90 degree, which is less than 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 से कम होगा उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के भी हम डायग्राम बनाएंगे। एक्यूट एंगल जो है वो 90 से कम होता है तो लिहाजा इसकी डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे। तो डायग्राम डियर स्टूडेंट्स आपने बोर्ड के पेपर्स में क्या करना है, बिल्कुल नीट डायग्राम बनानी है स्केल से, अदरवाइज जो है वो डायग्राम रॉन्ग हो जाती है। तो अब ये वाला जो एंगल है ये 90 से कम है तो इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे एन एंगल विच इज greater than 90 degree, greater than 90 degree and less than 180 degree, less than 180 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 से तो ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है इसको कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसकी डायग्राम डियर स्टूडेंट्स इस तरह से बनेगी। आपने इसको स्केल के ज़रिए बनाना है और नीट डायग्राम आपने ड्रा करनी है। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इन तीनों डेफिनेशन में एक एक वर्ड का डिफरेंस है। एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल। An angle which is less than 90 degree is called acute angle. An angle which is greater than 90 and less than 180 degree is called obtuse angle। जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, if r proportional to t square and r is equal to 8 when t is equal to 3 find r when t is equal to 6। r और t स्क्वायर में हमारे पास तनासुब रास्त है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। r की वैल्यू 8 है और t की वैल्यू जबकि 3 है। अगर अब हमने क्या करना है, r मालूम करना है जब अगर t की वैल्यू 6 रखी जाए। तो सबसे पहले हम इसमें हमें एक जो डायरेक्टली या इन्वर्सली रिलेशन गिवन होता है, सबसे पहले हम इस रिलेशन को उतारेंगे r प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे r प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब हम इस रिलेशन को इक्वेशन के अंदर चेंज करेंगे। तो वो कैसे चेंज किया जाता है, इस सिंबल को हम इज इक्वल टू में चेंज कर देंगे। r इज इक्वल टू, जब इसको हम इस सिंबल को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो आगे आ जाता है कांस्टेंट t का स्क्वायर। अब ये रिलेशन जो है वो हमारे पास इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास इस मेथड का क्वेश्चन आएगा तो हम रिलेशन को उतारेंगे और रिलेशन को उतारने के बाद उसको इक्वेशन में चेंज कर देंगे।
अब इक्वेशन में चेंज करने के बाद सबसे पहला टारगेट हमारा होगा k की वैल्यू निकालना। तो k की वैल्यू तभी निकलेगी जब हम इसमें r की वैल्यू और t की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हमें r की वैल्यू और t की वैल्यू क्वेश्चन में से पढ़नी है कि r और t की वैल्यू कितनी गिवन है। तो यहाँ पर r की वैल्यू 8 है और t की वैल्यू 3 है। तो r की जगह हम 8 पुट करेंगे, t की जगह 3 पुट करेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इससे हमारे पास k का आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में r की जगह 8 पुट करेंगे और t की जगह 3 पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में यहाँ पे r है, r की जगह हमने 8 पुट करना है इज इक्वल टू k हम एज इट इज़ दोबारा लिख देंगे और t की जगह हमने पुट करना है 3। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब 8 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9। अब 9 जो है वो k में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 8/9 इज इक्वल टू k। अब k का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि अगर r की वैल्यू 8 होगी तो t की वैल्यू हमारे पास है 3। अब अगर t की वैल्यू 3 से चेंज करके 6 रखी जाए तब r की वैल्यू के अंदर क्या तब्दीली आएगी। अब दूसरी मर्तबा हम क्या करेंगे, t की वैल्यू चेंज करके 6 पुट करेंगे और अब हम फाइंड करेंगे r की वैल्यू। तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को हम दोबारा यूज़ करेंगे। इसमें हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे और t की वैल्यू अब हम पहले हमने 3 पुट की थी, अब t की वैल्यू इसके अंदर हम 6 पुट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को हम दोबारा लिख लेंगे, r इज इक्वल टू k t का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है, k की वैल्यू हमारे पास निकली है 8/9 और इसके अंदर जो t की वैल्यू है पहले हमने 3 पुट की थी, अब हम t की वैल्यू 6 पुट करेंगे और हम r की वैल्यू जो है वो इसमें से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ दोबारा इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर दोबारा ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो r की जगह पे r हमने फाइंड करना है तो r जो है वो एज इट इज दोबारा उतरेगा इज इक्वल टू k की वैल्यू अब हमारे पास है 8/9 तो k की जगह उतरेगा 8/9 और नेक्स्ट हमारे पास है t स्क्वायर। t की वैल्यू अब हमने 6 पुट करनी है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि t के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू जो 6 है उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, r को एज इट इज उतारेंगे, r इज इक्वल टू 8/9। सबसे पहले हमने 6 का स्क्वायर ओपन करना है, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 6 6 दार 36। अब हम इसको मजीद डिवाइड करेंगे, 9 1 दा 9, 9 4 दार 36। 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 दार 32। तो इस तरीके से r का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 32। यानी जब हमारे पास क्वेश्चन में t की वैल्यू अगर 3 होगी तो r की वैल्यू 8 निकलेगी और अगर t की वैल्यू 6 कर दी जाए तब हमारे पास जो r का रिजल्ट बनेगा, r का रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा 32।